फोन रख दीजिए, हाथ आपका हाथ दर्द करेगा। सुन लीजिए पहले, जो यहाँ इस हॉल में नहीं है उसके प्रति जवाबदेह मत होइए, अभी जब आप हैं उसके प्रति रहिए आप। क्या ऐसा हो सकता है कि आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं फिर भी आप क्रिकेट कहलाएंगे? ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन आप बिना पत्रकारिता किए हुए मीडिया या एंकर कहला सकते हैं। तो जब आप कोई भी लड़ाई आज के दौर में इस गोदी मीडिया के बनाए हुए मूल्य जाल से लड़े बगैर, वो लोकतांत्रिक और संवैधानिक लड़ाई हो ही नहीं सकती। इसका मतलब है कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और मुझ में एक चीज कॉमन है, हम तीनों यूट्यूबर हैं। लेकिन कुछ कुछ अंतर भी है। राहुल गांधी शायद नहीं कहते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर कहा भी होगा तो मेरे ध्यान में नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो उस मामले में मैं उनसे सीनियर हूं, क्योंकि उनके पहले से मैं कहता आ रहा हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उनके समर्थक मेरा मजाक उड़ाते थे कि ये ट्विटर पे मांग रहा है और सब्सक्राइबर ढूंढ रहा है, इसको नौकरी से नहीं। देखिए, पत्रकार खुश है पत्रकार की नौकरी जाने से, लेकिन वो जब उन्होंने सब्सक्राइबर मांगना शुरू कर दिया तो मैंने कहा चलो एक मामले में तो मेरी जीत हुई, कम से कम मुझे फॉलो कर रहे हैं और ठीक से अच्छे के लिए फॉलो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को क्यों यूट्यूब पर आना पड़ा, राहुल गांधी और मुझे क्यों यूट्यूब पर आना पड़ा? दोनों के कारण अलग है। प्रधानमंत्री के पास अगर बाजार का मीडिया उसे छोड़ ही दीजिए, बेहिसाब दूरदर्शन के तमाम चैनल हैं, आकाशवाणी के तमाम चैनल हैं, इसके बाद भी उन्हें यूट्यूब पर जाकर कहना पड़ा कि आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। इसलिए नहीं कि टेलीविजन के बताया जाता है कि दर्शक कम हो गए हैं, ये कुछ कारण रहे होंगे। मीडिया का जो आकार है वो अब उसके नाम में बचा है, उसका जो काम है वो निराकार हो चुका है, वो है नहीं। अब उसके बारे में मुझे बोलना है। मैं मीडिया की बात जब भी करता हूं तो हमेशा उस मुख्य धारा की बात करता हूं जिसे सरकार और बाजार कई लाख करोड़ रुपए के विज्ञापन देते हैं, आप लोगों की नहीं। इस पेशे को लोकतंत्र की अनिवार्य एजेंसी के रूप में देखा जाता है, जिसे लाखों करोड़ रुपए का विज्ञापन मिलता है। अब तो ये लोकतंत्र का अनिवार्य हत्यारा बन गया है। आज चुनौती यह है कि अगर लोकतंत्र को बचाना है, संवैधानिक मूल्यों को बचाना है, या बचे हुए लोकतंत्र को जिंदा रखना है कि जितना है उतना ही रख लें, तो इस मीडिया से लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा। इस दौरान 10 साल जो 2014 जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो तारीख नहीं है, बदलाव का एक युग है। जो अपने पेशे में नहीं दिखी वो चीज है सपना। मुख्य धारा के भीतर काम करने वाले पत्रकारों के बीच अपने पेशे को लेकर कोई सपना नजर नहीं आता। जब मैं मिलता हूं लोगों से, और जब सपना नहीं है तो जाहिर है जज्बा भी नहीं होगा। पत्रकारिता का कोई भी मूल्य, कोई भी सपना संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक मूल्यों के बगैर तो हो ही नहीं सकता है। उनके भीतर का पत्रकार होने, अच्छा पत्रकार होने की होड़ या सपना, अब सब कुछ खत्म हो चुका है और सबने तरह तरह के बहाने ओढ़ लिए हैं। जो उनकी मुखरता थी समय समय पर या असमय या आदतन, वो सब अब मिमियाहट में बदल गई है। और ये कोई छोटी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, काफी बड़ी इंडस्ट्री है। हजारों की संख्या में लोग इसमें काम करते हैं। काम करने के लिए हजारों की संख्या में लोग पत्रकारिता की पढ़ाई करते हैं, और इन सब की संख्या मिला दें तो ठीक ठाक एक संख्या बन जाती है। फिर भी पत्रकारिता को लेकर इनके बीच कोई सपना नजर नहीं आता मुझे। ऐसा होना चाहिए जैसे कोई बल्लेबाज सोचता होगा कि हमारी बल्लेबाजी या गेंदबाजी इस तरह की होनी चाहिए, गेंद की रफ्तार ऐसी होनी चाहिए, उसका स्विंग ऐसा होना चाहिए। इस तरह का सपना मुझे इस पेशे से जुड़े हुए लोग, पढ़ने वाले लोगों में नजर नहीं आता है। हो सकता है मेरे देखने में कोई कमी हो, और कोई बहस नहीं, कोई आग नहीं,
कई बार सोचता हूं कि जो छात्र यूनिवर्सिटी जा रहे हैं पत्रकारिता की पढ़ाई करने के लिए, जब पत्रकारिता ही नहीं बची है किस लिए जा रहे हैं? जब पेशा ही खत्म हो गया है तो सिलेबस में उस पेशे के बारे में पढ़कर अब वो क्या करेंगे? चिंता होती है। नौजवान लोग हैं, हम अपनी उम्र में फिर भी अवसर हमें मिल जाते थे कुछ ना कुछ करते रहने की। और जब ये पत्रकार घर जाते होंगे या घर से दफ्तर आते होंगे तो क्या बात करते होंगे? कौन सी ऐसी खबर लेकर आते होंगे जनता की जिसे रिपोर्टर लेकर दौड़कर संपादक के पास जाता होगा, संपादक दौड़कर उसको लेकर जनता के बीच, अपने पाठकों के बीच जाता होगा? क्या सोचकर वो घर से दफ्तर के लिए निकलता होगा और रात को जब घर के लिए चलता होगा तो किस स्टोरी के बारे में क्या सोचता होगा कि किसे बनाकर उसे पत्रकार होने का आज सुख मिला है? इसका हम सबको अनुभव हुआ था, इसलिए इसकी बात कर रहा हूं। जब हम इस पेशे में आए थे तो दूसरे चैनल के पत्रकारों से भी इस तरह की बातें हुआ करती थी कि तुम्हारी स्टोरी में वो एंगल छूट गया था, हमारी स्टोरी ज्यादा करेक्ट है तुमसे, तुमने गलत सोर्स से बात की है, तुम्हारा लेकिन शॉट अच्छा था, तुम्हारा कैमरामैन अच्छा है पर हमारे चैनल के कैमरामैन अच्छे नहीं है। तो इस तरह की बातें होती थी। और जब कैमरामैन से बात होता था तो वो बताया करते थे कि आपके विजुअल में साउंड की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तो कुछ होने का या हो जाने का एक सुख था, अभ्यास था जिसे हम लगातार कर रहे थे। जिस मीडिया में सपना ही ना हो, जिसके भीतर अपनी रिपोर्ट को लेकर किसी तरह की प्रतिस्पर्धा ना हो, वह कुछ भी हो कारोबार नहीं हो सकता है। आज की तारीख में आप गोदी मीडिया के चैनलों में प्रोडक्ट के आधार पर फर्क करना चाहें तो आप नहीं कर पाएंगे। इनके बीच ही मीडिया होने या एक दूसरे से अच्छा होने की प्रतिस्पर्धा समाप्त हो गई है, मगर इनका बिजनेस चल रहा है। इस पर लंबी बातचीत हो सकती है कि किस तरह बाजार का विज्ञापन, कॉरपोरेट का पैसा, नफरत फैलाने की और लोकतंत्र की हत्या करने की इस इंडस्ट्री में लग रहा है। पहले मीडिया बहाना बनाया करता था जब उस पर सवाल उठते थे कि आपका कंटेंट बहुत खराब है, तो एक बहाना था कि दर्शक ही ऐसे हैं, टीआरपी नहीं आती है तो हम टीआरपी के लिए वैसे करते हैं, जीने के लिए। लेकिन अब मुकेश अंबानी को तो इसकी मजबूरी नहीं है, उनके पास तो बहुत पैसा है। टीआरपी से कितना पैसा आता है? 20 करोड़, 25 करोड़। इसके लिए भी उनके चैनलों की क्वालिटी, अगर पैसा कारण था तो मुकेश अंबानी का चैनल सबसे अच्छा होना चाहिए था, पर उसी चैनल पर उनका एंकर बैठ के बोलता है परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ये सब बहाना भी अब समाप्त हो गया है, मीडिया ने उसे उतार दिया और एक ऐसा मॉडल विकसित हुआ है जिसे देखकर कोई भी अब आश्वस्त नहीं हो सकता कि हमारा लोकतंत्र सुरक्षित है। यही वो मीडिया है जो 2014 के पहले नागरिक पत्रकारिता की बात करने लगा था, सिटीजन जर्नलिज्म के नाम से। नागरिकों की तरफ से सवाल पूछकर उन्हें सशक्त बना रहा था और बीच बीच में भटक भी जाता था, भूत प्रेत करने लगता था और फिर अपने काम पर लौट भी आता था कई बार, क्योंकि जनता के बीच ऐसा कुछ घट जाता था कि उसे लगता था कि उसके होने की तमाम जिम्मेदारियों में, तमाम भटकनों के बावजूद एक जिम्मेदारी है कि उसके बीच जाना है, क्योंकि जनता के बीच किसी तरह की सक्रियता नजर आती है। और इसीलिए आंदोलनों के बीच कई बार टेलीविजन चैनल स्टूडियो बनाने लगे और लाइव वहां से रिकॉर्डिंग होने लगी। जनता के बीच खड़े होकर वहां कुर्सी लगा दी गई और एक नया तरह का स्पेस बन रहा था। तो वो अक्सर वो जाता था क्यों जनता के पास? वो इसलिए जाता था कि वो अपने होने की शक्ति उसी से ग्रहण करता था कि ये हमारी ताकत है, ये हमारे पाठक हैं, ये हमारे दर्शक हैं। 2014 के बाद से मीडिया ने अपनी शक्ति के उस स्रोत को बदल लिया, वो सोर्स ही खत्म कर दिया कि हमें जनता से शक्ति नहीं लेनी है। सरकार से शक्ति लेने लगा और पूछना बंद कर दिया सरकार से, जनता से पूछने लगा, आपको चिन्हित करने लगा, आपके लेखकों को चिन्हित करने लगा, उन्हें गद्दार, देशद्रोह, तरह तरह के नामों से पुकारने लगा। वो एक तरह से जैसे चुनावों के समय पहले बाहुबली हुआ करते थे, उसी तरह से अब ये सूचना के नए बाहुबली हैं। ये सारे लोग लठायत हैं, इनका काम आपको सूचना देना नहीं है, बल्कि यहां की सूचना कहीं और ना पहुंच जाए उसे रोकना है। ये सूचना के लठायत हैं ये सारे,
जो अभी आए हैं। ज्यादा अच्छा शब्द गुंडा लगता है, लेकिन ठीक नहीं लगता है, क्योंकि गुंडो वो कहीं और भी उसके कई सारे अर्थ निकल आते हैं उसके। तो इसीलिए आप देखेंगे कि वो जनता को धमकाता है। यहीं पे जब ओलंपिक पदक विजेता महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी, कहा करती थी कि हमारा इंटरव्यू लेने तो बहुत लोग आते हैं, पर दिखता कहीं नहीं है, उन्हें नहीं दिखाया गया। और जब किसान आंदोलन करने गए तो बिना जाने पड़ताल किए मीडिया ने झट से उन्हें आतंकवादी कह दिया। यह कभी नहीं हुआ। जिन्हें अन्नदाता कहा जाता था, पता नहीं किसानों के लिए कितनी अलंकृत शब्दावलियां विकसित कर दी गई थी कि ये हैं वो हैं, उन्हें एक झटके में आतंकवादी कह दिया गया, आंदोलन जीवी कह दिया गया। तो उन्होंने साफ कर दिया कि अब हमें इनसे अपनी शक्ति नहीं चाहिए। तो जब मीडिया जनता का ही विरोधी हो जाए, विपक्ष का विरोधी हो जाए, तो उससे उम्मीद करना कि वह किसी तरह से संविधान का पालन करेगा, अपने खाली समय को बर्बाद करना है, मैं तो नहीं करता। लोकतंत्र विरोधी होने के लिए जरूरी था कि मीडिया जनता और विपक्ष दोनों को बाहर कर दे अपनी परिभाषा से, और अपने काम से उसने कर दिया। इसलिए 2014 सिर्फ तारीख नहीं है, बदलाव का युग है। इसके बाद एक चीज की और जरूरत थी, सूचना को बाहर कर देने की। वो काम भी बहुत आसानी से किया गया। कितनी खबरें आपको मंत्रालयों या खोज कर लाई गई हैं, आप जब अखबारों को पलटेंगे तो ऐसी खबरें या इस तरह की खबर कर लाने वाले पत्रकारों की पहचान या नाम अब आपको याद नहीं आएगा। खासकर जिस गोदी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया की मैं बात कर रहा हूं, और उन्हीं की बात कर रहा हूं। यहां तक कि जब झूठ का हमला हुआ तो मीडिया ने झूठ से लड़ाई नहीं की, दोस्ती कर ली। और इस लड़ाई को लड़ा कौन? बाहर के लोग। ऑल्ट न्यूज, बूम लाइव, इन सबको आउटसोर्स कर दिया गया कि जो फेक न्यूज है इसका खंडन करना, इसको बताने का काम हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फेक न्यूज जो है दरअसल वही सरकारी न्यूज था, वो पॉलिटिकल न्यूज था। तो अगर आप उस पॉलिटिकल फेक न्यूज का खंडन करते तो आप उसकी निगाह में आ जाएंगे, सबका मालिक एक है। तो इसलिए ऑल्ट न्यूज और बूम लाइव ने यह जिम्मेदारी उठाई, आउटसोर्स हो गया। ये छोटे छोटे संगठन मीडिया और सरकार के झूठ को अब फर्क करना बहुत मुश्किल है कि ये फेक न्यूज किसका है, सरकार का है या मीडिया का है, सरकार के लिए है या मीडिया के द्वारा फैलाया गया फेक न्यूज है। तो ये लोग अब लड़ रहे हैं। यह गोदी मीडिया भी अपने आप में सरकार का एक तरह से झूठ है। तो इसलिए जब आप मोहम्मद जुबैर की टाइमलाइन पर जाएंगे तो कमाल का काम मिलेगा। यह अकेला नौजवान सिर्फ भारत के फेक न्यूज की बात नहीं, इसराइल के समर्थन में जिस तरह के फेक न्यूज मटेरियल का इस्तेमाल होता है और जिस तरह से वो पर्दाफाश करता है, वो कमाल की बात है। तो ये सपना, ये करने का सपना मीडिया के भीतर के लोगों का होना चाहिए था, पर उसका नहीं है। जो हर 30 तारीख को ट्विटर पर अनाउंस करता है कि मुझे इतने पैसे की जरूरत है, अभी 1 लाख ही आए हैं, आप कुछ और पैसे दे दें। लेकिन विज्ञापन, और आप सब पैसा दे रहे हैं अखबार को, वो बंद कर दीजिए आज से। वो पैसा मुझे भेज दीजिए, मैं अच्छे अच्छे शर्ट खरीद के आपको तस्वीरें भेज दूंगा कि आपके उस 250 रुपए से देखिए कोई तो खुश है इस देश में। तो वो बंद कर दीजिए, नहीं तकलीफ होगी लेकिन बंद कर दीजिए वो काम। और बहुत सोच समझ के बोलता हूं। तो आए दिन ये नौजवान, अब इसने, और हर दिन ये जो समाचार एजेंसी है ANI, इसके न्यूज को वो कितनी बारीकी से पकड़ता है। कई बार इस तरह से पकड़ता है कि डिलीट करना पड़ जाता है ANI को अपने ट्वीट से। हर समय वो पर्दाफाश करता है। तो वो लगातार, तो पता है कि हर समय में मीडिया के भीतर एक विषय बनता है और उस विषय के हिसाब से जो योग्य पारंगत लोग होते हैं वो ले आए जाते हैं कहीं से, लेकिन कहीं नहीं है। क्योंकि सारे अखबार के मालिकों को, चैनल के मालिकों को पता है कि जो फेक न्यूज है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रोपेगेंडा है, वो साहब का है, आप उस पर हाथ मत डालो। ये काम करना आपका नहीं है, बल्कि हो सके तो उसी में से लेके कुछ अपनी शाम का डिबेट निकाल लो। तो आज मीडिया के झूठ से लड़ने के लिए एक मीडिया चाहिए, अपने दम पर आपको ही खड़ा करने की जरूरत है।
इसीलिए कहा कि जो मौजूद नहीं है, जिसका अस्तित्व नहीं है, जो भारत में है ही नहीं, उस मीडिया पर बोलना कितना मुश्किल है। गोदी मीडिया के पत्रकारों ने अपने भीतर के पत्रकार की पहले हत्या की। यह बहुत जरूरी था कि पहले अपनी संवेदनाओं को, अपने पेशेवर क्षमता को, कौशल को वो मारें, तभी वो काम कर सकते थे। अब वो काफी दूर निकल आए हैं। हम सबको पत्रकारिता में पढ़ाया गया कि कुछ नहीं तो 5 W याद रखना, हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर। अब इसकी जगह एक ही W है, व्हाट अबाउटरी का। उसी से ये काम चलाते रहते हैं। लोकतंत्र को जनता और विपक्ष से विहीन कर दिया है। इस मीडिया के स्क्रीन पर विपक्ष और जनता अब नजर नहीं आती है। इसकी खबरों का अब एक ही चेहरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुंदर चेहरा है। इस चेहरे के बगैर उसके पास कोई और सूचना नहीं है। एक नई तरह की सूचना गढ़ी गई ताकि लोगों को पता न चले कि सूचना गायब है। इन 10 वर्षों में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता अलग अलग राज्यों में घटती भी रही, बढ़ती भी रही, लेकिन उनके प्रति गोदी मीडिया एक समान से निरंतर निष्ठावान बना रहा, क्योंकि वह उनमें समाहित हो चुका है। वही उनके संपादक हैं, वही उनके समाचार हैं, वही उनके विचार हैं, वही उनके प्रचार हैं। आप सभी आचार हैं और बेकार हैं। इस मीडिया में आप मोदी, बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल सबके गुण देख सकते हैं, मगर विपक्ष को जब यह दिखाता है तो मरियल सा बताता है, उसका उपहास उड़ाता है, विपक्ष के सवालों को कभी जगह नहीं देगा, अदानी और पुलवामा को लेकर कभी सवाल नहीं करेगा।